देखिए पिछले वीडियो के अंदर हमने इंटेगुमेंट्री सिस्टम का अध्ययन किया था और इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत शरीर के बाहरी का जो आवरण है इसके बारे में त्वचा और त्वचा से उत्पन्न जो अंग हैं जिनको व्युत्पन्न कहते हैं उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। त्वचा का ट्रांसफर सेक्शन जब लिया और उसका जो है हमने डायग्राम ड्रॉ किया तो उसके अंदर दो भाग मुख्य रूप से आपको नजर आए हैं। एक जो है अधिचर्म, दूसरा चर्म। चर्म के अंदर जो है 4 परतें हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और स्ट्रेटम मेलपिगी। इसके बाद में एक पतली बेसमेंट लेयर है, उसके नीचे जो का जो पोर्शन है वो डर्मिस के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर रोम की जड़ें हैं, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हैं, वसा ऊतक है। तो इस प्रकार से एक एपिडर्मिस और डर्मिस इन्होंने मिलकर के जो है त्वचा का निर्माण किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं उससे पहले पहला शब्द है पाचन। पाचन किसे कहते हैं? पाचन का अर्थ है कि जो भी फूड हम ले रहे हैं वो इस रूप में बदल जाए कि रुधिर नलिकाओं के द्वारा बॉडी के अंदर उसका अवशोषण किया जा सकता है, बॉडी के यूज हो सकता है, तब तो है पाचन की क्रिया। और यदि यूजेबल नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बॉडी उसका उपयोग नहीं कर रही है, तो वो फूड के रूप में जो है कार्य नहीं करता है। इसलिए पाचन की क्रिया सबसे पहले अपन ये देखते हैं। पाचन भोजन का पाचन, वह जैविक क्रिया है जिसके माध्यम से जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइम्स द्वारा यानी भोजन का पाचन वह जैविक क्रिया है जिसके माध्यम से जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों का एंजाइम्स द्वारा सरल कार्बनिक खाद्य पदार्थों में परिवर्तन होता है, जो या जिन्हें सीधे ही रुधिर नलिकाओं द्वारा रुधिर में अवशोषित किया जा सकता है। तो भोजन कार्बनिक पदार्थों के रूप में है, जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, इनको सरल कार्बनिक पदार्थों के अंदर तोड़ना, अर्थात बड़े जो भोज्य पदार्थ के कण हैं उनको इतने सूक्ष्म कणों के अंदर तोड़ देना एंजाइम्स की क्रिया के माध्यम से, जो सीधे ही रुधिर के द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। पाचन की क्रिया है, यानी अपन इसको यूँ समझे
कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ये एक कार्बनिक पदार्थ है, भोजन का मुख्य अंश है। इसको ग्लूकोज में एमाइलेज, एमाइलेज क्या है? एंजाइम। ये जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ है, इसको ग्लूकोज के अंदर बदलना। प्रोटीन मुख्य कार्बनिक खाद्य पदार्थ है, इसको अमीनो अम्लों में परिवर्तन हो जाए इसका ट्रिप्सिन के द्वारा। ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है। वसा, ये तीनों कार्बनिक खाद्य पदार्थ हैं, भोजन के मुख्य अंश हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, इन्हें मोनोग्लिसराइड भी कहते हैं। ये जो है लाइपेज, ये एंजाइम्स हैं। इन एंजाइम्स के माध्यम से ये जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ हैं, ये जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ, और ये सरल कार्बनिक खाद्य पदार्थ है जो अवशोषण योग्य हैं। अवशोषण योग्य हैं, इनका और आगे पाचन करने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट को विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से ग्लूकोज में, प्रोटीन को प्रोटीओज, पॉलीपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स, इन सब क्रियाओं के माध्यम से लास्ट में अमीनो अम्लों में, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया एंजाइम्स के माध्यम से, वो क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है, जो डायरेक्टली रुधिर नलिकाओं के द्वारा रुधिर के अंदर अवशोषण किया जा सकता है। तो पाचन तंत्र की क्रिया को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि पाचन है क्या चीज़। तो पाचन का अर्थ है कि जो भी फूड हम खा रहे हैं, जिसमें मूल रूप से जो है कार्बनिक अंश, पदार्थों का जो अंश है, वो जटिल जो पदार्थ है उनको सरल पदार्थों के अंदर, जैसे आदमी बीमार होता है तो उस समय जो है उसको ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि बीमार होता है, पाचन की क्रिया उसकी प्रभावित हो जाती है, खाना खा नहीं सकता। जीवित रहने के लिए बॉडी के अंदर एनर्जी आवश्यक है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन से एटीपी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और उस ऊर्जा के माध्यम से बीमार व्यक्ति है तो उसकी भी जो है जीवन क्रिया चलती रहेगी। तो उसको डायरेक्ट ग्लूकोज सप्लाई कर दिया, फूड की आवश्यकता ही नहीं है नहीं। इसलिए कोई भी आदमी बीमार होता है तो उसको पहले क्या सब दिया जाता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है? ये डाइजेस्टेड फूड है, पचित भोजन है, जो इन विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से जो है डायरेक्ट ग्लूकोज का निर्माण कर लिया गया है। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं, इनको जो है सिंपलर पार्ट्स के अंदर, बिल्कुल छोटे से छोटे ऐसे पार्ट्स के अंदर जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हैं, रुधिर के द्वारा सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पाचन की क्रिया। अब आगे पाचन तंत्र की बात आती है। जो शब्द लिखा है अपन ने पाचन तंत्र, देखिए ये जो पाचन की क्रिया है ये एक पूरे तंत्र के अंतर्गत होती है। उस पाचन तंत्र के दो भाग हैं। पाचन तंत्र का निर्माण दो भागों में होता है। नंबर 1 आहार
नाल, यानी एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल। और दूसरा जो भाग है पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये दोनों मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आहार नाल जो है, इसके जो विभिन्न भाग हैं, नंबर 1 मुख। माउथ। मुख खुलता है मुख गुहा में। मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी। और मुख गुहा का आखिरी जो भाग शकरा भाग है वो है ग्रैसनी, फेरिंग्स। और फेरिंग्स के अंदर गलट के माध्यम से ये खुलता है ग्रास नाल में। ग्रास नाल, ईसोफेगस। ईसोफेगस। ईसोफेगस डायाफ्राम के नीचे उतरने के बाद में उदर भाग के अंदर ये खुलता है आमाशय में। आमाशय यानी स्टोमक। स्टोमक के 3 भाग हैं, कार्डिक भाग, कार्डियक भाग, दूसरा फंडिक भाग, तीसरा पाइलोरिक भाग। ये 3 भाग जो है आमाशय के हैं, कार्डिक, फंडिक और पाइलो। इसके बाद में जब आमाशय कंप्लीट होता है तो आती है छोटी आंत्र। छोटी आंत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत्र। छोटी आंत्र के 3 भाग हैं, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र, अग्र क्षुद्रांत्र, और तीसरा है क्षुद्रांत्र। डियोडिनम, जेजुनम और कोलो। तो 3 भाग हो गए, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र। इसके बाद में बड़ी आंत्र, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके भी 3 भाग हैं, उंडुक यानी सेकम, कुंडक। इसके बाद में बृहदांत्र, बृहदांत्र, और तीसरा है मूलाशय, रेक्टम।
छोटी आंत्र, ग्रहणी, जेजुनम और कोलोन। इसके बाद में बड़ी आंत्र जो है उंडुक, बृहदांत्र और मलाशय। 3 भाग इसके हैं, 3 भाग इसके हैं। और इसके बाद में 8वां जो पोर्ट वो है गुदा। एनस। इस प्रकार से मुख से एनस तक आहार नाल का निर्माण होता है, जिसके अंदर मुख है, मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रासनाल है, आमाशय है, जिसके 3 पार्ट हैं, अभी चित्र में बताएंगे, कार्डिक, फंडिक और फाइलोरिक। छोटी आंत्र है जिसके भी 3 भाग हैं, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र, और बड़ी आंत्र हैं, इसके भी उंडुक, बृहदांत्र, मलाशय, अभी इनको चित्र में बताएंगे अलग से, और गुदा। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि पाचन तंत्र का निर्माण के जो 2 भाग हैं, उसमें पहला भाग क्या है, आहार नाल, जो मुख से गुदा तक निम्न प्रकार से है। अब इसकी एनाटोमी देखेंगे, यानी किस तरह से इसका निर्माण होता है। दूसरी तरफ पाचक ग्रंथियाँ, पाचक जो ग्रंथियाँ हैं इसमें एक लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ मुख में पाई जाती है। 3 जोड़ी होती है, एक जोड़ी जस्ट जबड़ों के नीचे, एक जोड़ी जस्ट जीभ के नीचे, एक जोड़ी जस्ट कानों के नीचे। इस तरह से कुल मिलाकर के 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। दूसरा यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, निश्चित प्रकार की ग्रंथि है, और इसके अंदर पित्ताशय पाया जाता है। तीसरी अग्नाशय, अग्नाशय, पेनक्रियास। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं जो पाचन की क्रिया में मदद करती है। यानी फिजियोलॉजी का सिस्टम है वो इनसे जो है संभव है। अगर अग्नाशय रस नहीं है, यकृत नहीं है, या लार ग्रंथियाँ नहीं है, तो हमने जो पहले बात कही कि लार्ज फूड पार्टिकल्स हैं या जटिल भोज्य पदार्थ जो हैं, ये जटिल भोज्य पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में नहीं बदल सकते। इनको बदलने के लिए किसकी ज़रूरत है, एंजाइम्स की ज़रूरत है, जो यहाँ से स्रावित होते हैं। तो देखिए आहार नाल के 2 भाग, मुख्य रूप से एक भाग आहार नाल और दूसरा भाग इसकी पाचक ग्रंथि। तो ये जो है एक स्ट्रक्चर, आपके आउटलाइन जो है प्रोग्राम मैंने आपके सामने रखा है। अब इसको चित्र के माध्यम से देखेंगे कि ये सारा का सारा सिस्टम जो है किस तरह से सेट रहता है। शुरू में हमने आपसे ये बात की थी कि किसी भी सिस्टम को पढ़ते हैं तो 3 जो है शाखाएं साथ साथ चलती है। एक एनाटॉमी, दूसरी उसकी हिस्टोलॉजी, और तीसरी उसकी जो है फिजियोलॉजी। तो हम सबसे पहले एनाटॉमी का अध्ययन करें। पाचन तंत्र की एनाटॉमी यानी आकारिकी का अध्ययन करें। तो देखिए आहार नाल की आकारिकी का जब अध्ययन करते हैं तो शुरुआत करते हैं मुख से। ये 1-2 ओष्ठ हैं, ऊपर और नीचे पेशियों से बने हुए गतिशील, इनसे घिरी हुई एक रचना है जो मुख गुहा में खुलती है। एक सिंपल चित्र बना रहे हैं समझने के हिसाब से। देखिए ये है, तो ये माउथ यानी मुख किस में खुल रहा है, मुख गुहा में, मुख गुहा, ये मुख गुहा। अब मुख के बाद में, मुख तो सीधी सी बात है एक दरारनुमा संरचना है, इसके ऊपर और नीचे 2 ओष्ठ हैं, पेशीय हैं, गतिशील हैं, इनसे बंद होता है, खुलता है। तो इस प्रकार की संरचना का नाम तो मुख है। मुख किस में खुलता है, मुख गुहा में, अंदर की तरफ।
अब ये जो मुख गुहा है, इस मुख गुहा में ऊपर यानी आधे भाग में, आगे वाले आधे भाग में कठोर और पीछे वाले के अंदर कोमल, यानी ये जो पोर्शन कठोर तल, ये आगे वाला पोर्शन कोमल तल। यानी मुख गुहा की छत का निर्माण जो किससे हो रहा है, तालु से हो रहा है, जो आगे की तरफ कठोर है, पीछे की तरफ कोमल। इसके बाद में मुख गुहा के अंदर जो जबड़े हैं दोनों, इन जबड़ों के अंदर दांत पाए जाते हैं और एक आगे की तरफ स्वतंत्र और पीछे की तरफ जुड़ी हुई जिह्वा। जिह्वा मुख गुहा के अंदर है। जिह्वा के साइड के अंदर जबड़े हैं, इन जबड़ों के अंदर दांत पाए जाते हैं, ठीक है नहीं। यहाँ पर कैनाइन्स मतलब इंसीजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलार्स और एक, दो, तीन ये मोलार्स दांत पाए जाते हैं। यानी ये दो कृंतक दांत, एक रदनक, दो प्रीमोलार्स यानी अग्र पूर्व चार्वणक प्रीमोलार्स पीएम, और तीन जो है चार्वणक यानी मोलार्स एम। इस प्रकार से मुख गुहा में मुख गुहा के अंदर खुलता है। मुख गुहा की छत का निर्माण जो है तालु से होता है, जो कठोर और कोमल दोनों प्रकार का है। इसकी जो पार्श्व हैं वो पेशियों के बने होते हैं और आधार तल जो है वो जिह्वा से बनता है। जिह्वा आगे से स्वतंत्र है, पीछे की तरफ से हाइड नाम की एक बोन है, उसके माध्यम से ये जुड़ी रहती है। जबड़े, ये जबड़ा आधा ही है, इस आधे के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 दांत हैं। इधर होंगे तो फिर कितने हो जाएंगे, 8 दांत हो जाएंगे, 8 और 8 16, एक जबड़े में, दूसरे जबड़े के अंदर 16, टोटल कितने 32। इस प्रकार से मुख गुहा की बात आ गई। मुख गुहा का सकरा भाग, आगे का जो सकरा भाग है, ये सकरा भाग जो है वो कहलाता है फेरिंग्स यानी ग्रेसनी। अभी फेरिंग्स का नाम लिखा था ना, ये सकरा भाग है। अब इसको थोड़ा सा यूँ कर देते हैं बड़ा, इसको कई चीज़ें दिखानी है। इस मुख गुहा के अंतिम सकरे भाग के अंतर्गत 2 नासा छिद्र खुलते हैं। 2 गोल गोल बिंदी बना दीजिए, 2 आंतरिक नासा छिद्र, 2 आंतरिक नासा छिद्र, 2 इसके अंदर टॉन्सिल पाए जाते हैं। गलतुंडिकाएं जब ये बड़ी हो जाती है, पेन करती है, परेशान होती है,
तो डॉक्टर कहते हैं कि जो है नमक के पानी से गरारे करना। तो वो स्थिति कब पैदा होती है, जब हमारे ये टॉन्सिल यहाँ से फूल जाते हैं तो गल तुंडिकाएं, गल तुंडिकाएं, टॉन्सिल्स ये पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। और दोनों कर्ण जो हैं इनकी कारण कंठ नलिकाएं इसी में आकर के खुलती है। दो कंठ कारण नलिकाएं, दो कंठ कारण नलिकाएं यानी यूस्टेकियन ट्यूब्स कानों में से आकर के जो है यहाँ पर खुलती है। तो कान के अंदर तेल डालते हैं या दवा डालते हैं तो उसका स्वाद कंठ में आ जाता है कुछ घंटों के बाद। इसका मतलब कान का कनेक्शन भी कहाँ है, ग्रसनी के अंदर है। और गिलतुंडिकाएँ जो है ग्रसनी के अंदर है, आंतरिक नासा छिद्र है वो भी इसके अंदर है। इसके अंतिम भाग में दो छिद्र होते हैं, ये ग्रसिका का अंतिम भाग है। एक जो भाग है इसको कहते हैं ग्लोटिस यानी घाटी द्वार। ग्लोटिस इसके माध्यम से यह श्वास नली में खुलती है। कौन? ग्रसनी। ग्रसनी के अंदर एक घाटी द्वार है, इसके माध्यम से यह श्वास नली बन गई, इसकी है श्वास नली बन गई। इसके ऊपर एक उपास्थीय पेशी पाई जाती है। दूसरे के सामने वाले के मुख में देखते हैं तो एक लटकता हुआ जो है मांस का चिथड़ा नजर आता है, जिसको कहते हैं घाटी ढक्कन या इपिग्लोटिस। इसको इधर से तीर का निशान लगा रहे हैं ऐसे, घाटी ढक्कन यानी एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो हमेशा घाटी द्वार को ढके रहती है। जब भी खाना खाते हैं तो उस समय जो है श्वास नली यानी ये नीचे की तरफ क्या बन गई, श्वास नली का निर्माण हो गया। ये श्वास नली, श्वास नली, इसके ऊपर जो है गाठी ढक्कन लगा रहता है और किसी भी प्रकार का ठोस या द्रव पदार्थ का कण इसके अंदर नहीं जा सकता, केवल वायु का प्रवेश होता है। खाना खाते समय, पानी पीते समय कभी कभी धांसी चल जाती है जोरदार। क्या कारण है उसका? अगर गलती से कोई ठोस कण इसमें प्रवेश कर गया या द्रव अवस्था का पदार्थ इसके अंदर प्रवेश कर गया तो तब तक धांसी चलती रहेगी जब तक कि वो वापस बाहर नहीं निकल जाए। इसलिए घाटी द्वार जो है ग्लोटिस है, इसका जो है कवरिंग क्या है, इपिग्लोटिस यानी घाटी ढक्कन। तो एक जो है छिद्र होता है इसके अंदर जो घाटी मतलब जो है द्वार के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो है ये छिद्र, इसको इधर से ले लेते हैं, निगल द्वार। निगल द्वार यानी गलट, गलट। ग्रसनी निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नाल में खुलती है।
ये ग्रास नाल है, ये ट्यूब श्वास नली है, आगे वाली जो है ये क्या है, ग्रास नाल है, इसोफेगस। तो देखिए मुख, मुख से मुख गुहा, मुख गुहा का अंतिम सकरा जो भाग है उसका नाम ग्रसनी। इस ग्रसनी के अंदर हमारे नाक जो हैं, जो बाह्य नासा छिद्र हैं, ये आंतरिक नासा छिद्रों के माध्यम से इसी के अंदर खुलते हैं। टॉन्सिल इसी के अंदर पाए जाते हैं। और कारण से चलने वाली जो ट्यूब है जिसको यूस्टेकियन नलिका के नाम से जानते हैं, वो भी इसी के अंदर खुलती है। ठीक है ना, दो कर्ण नलिकाएँ जो है, कंठ कर्ण नलिकाएँ यहाँ पर खुलती है। ये खुलने की जगह है, आई बात समझ में, आंतरिक नासा छिद्र खुलने की जगह है, यहाँ पर खुलते हैं ये। तो कंठ कर्ण नलिका छिद्र शब्द और लिख दो जिससे कन्फ्यूजन नहीं रहे। छिद्र, ये छिद्र है इस ट्यूब के खुलने के। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ग्रसनी जो है वो भोजन और वायु दोनों का सहमार्ग है। यहाँ पर भोजन भी आ रहा है, यहाँ पर वायु भी आ रही है, यानी ग्रसनी भोजन व वायु का सह मार्ग है ग्रसनी तक, क्योंकि मुंह बंद करके भी सांस लिया जा सकता है और मुंह खोल करके भी सांस लिया जा सकता है। नाक बंद कर लेंगे तो मुंह से सांस आ जाएगा और मुंह बंद कर लेंगे तो नाक से सांस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन है, सहमार्ग है। इस प्रकार से ये ग्रसनी की बात। ग्रसनी के बाद में चूँकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, इसलिए श्वास नली से आगे का हमारा अब कोई वास्ता नहीं है इस चैप्टर में। अब हमारी बात आती है ग्रास नली की। ये ग्रास नली करीब 25 सेंटीमीटर लंबी है नली का, जो ग्रीवा और वक्ष क्षेत्र इन दोनों को भेद करके डायाफ्राम के नीचे से होकर के और ये जो है वक्ष गुहा के अंदर आ जाती है। ये तो यही खत्म हो गया, ये हो गया। ये खुल गई आमाशय में। ग्रासनाल, ग्रासनाल का अंतिम भाग जो है इसमें खुल रहा है, आमाशय में खुल रहा है। अभी अपन ने ये बताया था कि आमाशय के 3 भाग हैं। देखिए ये जो प्रारंभिक भाग है ये कार्डियक भाग, ये अधिकतम 80% भाग होता है। फंडिक भाग, फंडिक पार्ट, हिंदी इंग्लिश एक ही है, फंडिक पार्ट। और ये जो लास्ट में ये है पाइलोरिक पार्ट, इसको भी यहीं लिखते हैं क्योंकि इधर लिखने के लिए और ज़रूरत पड़ेगी। पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट, हिंदी भी इसका पाइलोरिक ही है। तो पाइलोरिक पार्ट कितने भाग हो गए इसके? 3 भाग हो गए, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। जहाँ ग्रासनाल और आमाशय जहाँ मिलते हैं वहाँ पर जो है इस तरह से तिरछा एक वाल्व पाया जाता है, कार्डियक अवरोधनी वाल्व। ये कार्डियक अवरोधनी वाल्व कह दो। वाल्व एक तरफा है, भोजन को जो है ग्रासनाल से आमाशय में आने देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता है। तो कार्डिक, इसोफेजियल कार्डिक वाल्व बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसोफेगस से जुड़ा हुआ है। तो इसोफेजियल कार्डिक वाल्व जो है, स्फिंक्टर भी बोलते हैं इसको, स्फिंक्टर के नाम से बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पाया जाता है। उल्टी की जब स्थिति होती है तो भारी गैस प्रेशर की वजह से जो है वापस भोजन जा सकता है एबनॉर्मल स्थिति में। बाकी सामान्यतया भोजन जो है
एक बार ग्रास नाल से आमाशय के अंदर आ गया, उसके बाद में वापस नहीं जाता है। इसके बाद देखिए ये एक यू आकार की रचना होगी। इस यू आकार की रचना के अंदर थोड़ा इसको और बढ़ाओ, इस यू आकार की रचना के अंदर एक पत्ती जैसी संरचना है। ये अग्नाशय, लिखने की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ लिखता हूँ अग्नाशय। ये अग्नाशय, ये घूम गई ग्रहणी, ये ग्रहणी और आमाशय के बीच में यू आकार की रचना बनी। इस यू आकार की रचना के अंदर अग्नाशय, यहाँ पर ये यकृत की स्थिति बताई गई है। यकृत, इस यकृत में एक पीढ़ी सी संरचना होती है जिसको बोलते हैं पित्ताशय। ये पीली संरचना, तीर का निशान, पित्ताशय। ये यकृत है, ये भी यकृत है, ये भी यकृत है। इस यकृत के अंदर जो है एक पीली संरचना है चने के आकार की, मटर के आकार की, जिसका नाम है पित्ताशय। इस पित्ताशय से एक वाहिनी निकलती है जिसका नाम है पित्तवाहिनी, और अग्नाशय से जो है एक वाहिनी निकलती है उसका नाम है अग्नाशय वाहिनी। इन दोनों को एक जगह खोलते हैं, ये पित्तवाहिनी, ये अग्नाशय वाहिनी। ये जहाँ पर खुलती है उस जगह ODI या RDD का वाल्व पाया जाता है। ये जहाँ पर खुलती है ये पित्तवाहिनी, अग्नाशय वाहिनी, ये दोनों, एक पित्तवाहिनी, एक अग्नाशय वाहिनी, और यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है। इन दोनों के खुलने के स्थान पर उसका नाम है ODI। ODI का वाल्व, ODI का वाल्व। इसके बाद में ग्रहणी नीचे की तरफ चलती है। ग्रहणी का छोटी आंत्र जो है उसके 3 भाग बताए थे अभी। एक ग्रहणी, दूसरा अग्र क्षुद्रांत्र और तीसरा क्षुद्रांत्र। तो ये जो भाग है ये एक क्षुद्रांत्र है। इसके बाद में ये भाग अग्र क्षुद्रांत्र, ये भाग क्षुद्रांत्र। तो छोटी आंत के 3 भाग हो गए जो 4.5 मीटर लंबी होती है। एक भाग ग्रहणी हो गया, दूसरा भाग अग्र क्षुद्रांत्र हो गया, तीसरा भाग क्षुद्रांत्र हो गया। ठीक है,
ये जो साइड में और नामांकन किया गया है वो पाचक ग्रंथियों का आ गया, क्योंकि एनाटोमी पढ़ रहे हैं, शारीरिक की पढ़ रहे हैं, तो सिचुएशन तो बताना जरूरी होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कहाँ खुलती है। आमाशय और ग्रहणी के बीच में जैसे ही यू आकृति बनती है, इसके बीच के अंदर अग्नाशय है। इनसे ऊपर जो है लीवर पाया जाता है। लीवर के अंदर एक चने के मटर के आकार की या जो है चने के मटर के आकार की एक संरचना है पीले से रंग की, जिसका नाम क्या है, पित्ताशय है। इन दोनों से ही जो है नलियाँ निकलती है। पित्ताशय से पित्तवाहिनी निकलती है, अग्नाशय से अग्नाशय वाहिनी निकलती है। ये दोनों ही वाहिनियाँ ग्रहणी में खुलती है, आमाशय में नहीं खुलती। कहाँ खुलती है? ग्रहणी में खुलती है। और जिस स्थान के ऊपर खुलती है उस छिद्र के ऊपर ओडाई का स्फिंक्टर पाया जाता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई यानी एक वाल्व जैसी रचना पाई जाती है, जिसको आरडडी या ओडाई का वाल्व कहते हैं, जो इनके सीक्रेशन का कंट्रोल करता है। इसके बाद यू आकार की संरचना आगे बढ़ती है, वापस घूमती है, ये ग्रहणी के रूप में आ गई। है बात समझ? दूसरी बात एक और है कि ये जो पाइलोरिक भाग है, पाइलोरिक पार्ट है, ये ग्रहणी से जुड़ता है। इस स्थान पर एक वाल्व और पाया जाता है जिसको पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। जैसे ग्रासनाल और आमाशय जुड़ा, वहाँ पर जो है कार्डिक इसोफेजियल कार्डिक वाल्व पाया गया, जो भोजन को जो है ग्रासनाल से आमाशय में आने देता है, ऊपर नहीं जाने देता। इसी प्रकार से आमाशय का लास्ट पार्ट जो है वो क्या है, पाइलोरिक पार्ट है, ग्रहणी से जुड़ता है। दोनों का जंक्शन जहाँ है, ग्रहणी और पाइलोरिक जो आमाशय है, इन दोनों का जंक्शन जहाँ पर है, यहाँ पर भी एक तरफा वाल्व पाया जाता है, जिसको पाइरोलस या पाइलोरिक स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। ये भी फूड को जो है ग्रहणी के अंदर जाने देता है, वापस नहीं आने देता। अब यहाँ नहीं लिखा जा सकता। तो इस प्रकार से ये अब छोटी आंत्र शुरू हो गई। छोटी आंत्र के अंदर 3 भाग हैं, एक ग्रहणी है, एक जो है अग्र क्षुद्रांत्र है और एक जो है क्षुद्रांत्र है। ये 3 भाग हो गए। अब इसके बाद में यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है और इस वाल्व से इस प्रकार की एक संरचना निकलती है। ये वाल्व है छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र के बीच में। त्रिकांत्र वाल्व, इलियोसिकल वाल्व, उसका भी वही फंक्शन है। स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत्र से जो पचा हुआ भोजन आ रहा है या बिना पचा हुआ भोजन आ रहा है, वो बड़ी आंत्र में जा सकता है, लेकिन विपरीत दिशा में नहीं। तो यहाँ से एक संरचना निकलती है, इसको बोलते हैं सिक्कम। ये जो संरचना है यह है सिक्कम, और सिक्कम से आगे एक अंगुली जैसा प्रवर्ध है, 8 सेंटीमीटर करीब लंबा होता है ये। इसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, परिशेषिका, आगे से बंद है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका हमारे अंदर कोई काम नहीं है, अवशेषी अंग है। किसी ज़माने में आदि मानव जब स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट ये जब खा रहा था, तो उस समय जो है पचाने के लिए जो केटल्स हैं उनमें आज भी पाया जाता है। इसके अंदर सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो ग्लूकोज को, सेलुलोज को, स्टार्च को, इनको पचाने के अंदर मदद करते हैं। सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इनको पचाने में मदद करते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो है डाइजेशन की प्रक्रिया इम्प्रूव हो चुकी है। हमारे यहाँ पाचन की क्रिया सीधे सीधे निर्भर है एंजाइम्स के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? एंजाइम्स के ऊपर। इसलिए हमारे शरीर के अंदर ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, शरीर के अंदर पड़ा है। अगर किसी प्रकार की परेशानी करता है
तो सर्जरी के द्वारा काट करके इसको बाहर फेंक दिया जाता है, शरीर को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये जो गोल संरचना बनी, यहाँ उंडुक इस उंडुक से बड़ी आंत्र के 3 भाग है। एक उंडुक है, एक बृहदांत्र है, बृहदांत्र। अब ये बृहदांत्र आरोही है, अनुप्रस्थ है, अवरोही है, यानी चित्र के माध्यम से इसको ऊपर ले जा करके और यूं ले जा करके यूं ले जा करके यूं खोलते हैं, लेकिन अपन जो है इसको इस तरह से इसको बता दें। यह बृहदांत्र, आगे का भाग मूलाशय और ये जो गांठ गांठ सी संरचनाएं बन गई, ये टीनी कोलाई, और इसके अंदर चुस्कांग, और ये लास्ट में गुदा। इस प्रकार से आहरनाल की आकारी की एनाटोमी पढ़ रहे हैं, हिस्टोलॉजी नहीं पढ़ रहे, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं केवल इसकी आकारी की, यानी मुख से एनस तक। मुख है 2 गतिशील ओष्ठों के बीच में घिरी हुई एक संरचना जो मुख गुहा के अंदर खुलती है, जिसमें जीभ है, पीछे से आयड से है, आगे से स्वतंत्र है। इसके ऊपर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है जो मीठा, कड़वा, नमकीन इस प्रकार का ज्ञान हमें भोजन का करवाती है। इसके साथ ही इसके अंदर जो है एक जबड़े के अंदर 16 दांत पाए जाते हैं। अब दांत इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार्स और मोलार्स। अब ये जब संरचना अपन ने देख ली, इसके बाद में दांत के बारे में बातचीत करेंगे। पहले किसके बारे में बातचीत करेंगे? दांत के बारे में। तो देखिए, यहाँ से हटा देते हैं इसको। अब दांत, इसके 3 भाग हैं दांत के। दांत का एक भाग जबड़े की अस्थि में, उसका ऊपर वाला भाग मसोड़े में और उसका ऊपर वाला भाग स्वतंत्र। तो 3 भाग हो गए, यानी दांत, टीथ। तो पहली बात तो यह है कि ये सारी सिचुएशन देखने के बाद में हम मुख गुहा के अंदर पहले दांत की बात करते हैं। दांत मानव में 32 पाए जाते हैं। कितने? 32। दांत द्विबारदंती एवं एक बार दंती तो केवल 32 ही होते हैं, इसलिए इसको दांत को द्विबार दंती होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृंतक। इंसीजर, इसका संकेत आई है।
दूसरे प्रकार के जो दांत हैं वो हैं रदनक। सी। तीसरे अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक यानी प्री मोलार्स पीएम। और चौथे प्रकार के हैं चर्वणक मोलार्स एन। ये काटने के काम आते हैं, काटने के काम। ये भोजन की पिसाई का कार्य करते हैं। इसको उठा देते हैं। तो एक कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। मानव में 32 दांत होते हैं। इसको दंत सूत्र के रूप में, दंत सूत्र के रूप में यह है 21-23/21-23। इसका मतलब यह है इंसिजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलार 2, मोलार्स 3। ऊपर वाले जबड़े में वही स्थिति, इंसिजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलार्स 2, मोलार्स 3। नीचे वाले जबड़े आधे आधे, वो भी कितने? आधे आधे। अब देखिए, जब दंत सूत्र लिखेंगे तो इंसिजर 2/2, केनाइन 1/1, प्रीमोलार्स 2/2 और मोलार्स 3/3। 2 और 1 3, 2 5 और 3 8, 8/8। 2 जबड़ों में है गुणा 2, 16/16 बराबर 32। कितने दांत हो गए? 32। इस तरह से दंत सूत्र के रूप में जो है इनको अपन बता सकते हैं कि केनाइन ऊपर नीचे के जबड़े में कितने हैं, इंसिजर कितने हैं, प्रीमोलार्स कितने हैं और मोलार्स कितने हैं। शिशु के अंदर दंत सूत्र 21-20/21-20 यानी केनाइन इंसिजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलार 2, मोलार 3, मोलार 0। तो 3 दूनी 6 और 6 12 कम है। शिशु के अंदर कितने दांत होते हैं? 20। शिशु में कितने दांत होते हैं? 20। यानी इंसिजर 2/2, केनाइन 1/1, प्रीमोलार्स 2/2, मोलार्स 0/0। तो 2 और 1 3 और 2 5, 5/5। दोनों जबड़ों के अंदर 10/10 बराबर 20। क्या नहीं है? मोलार्स नहीं। तो अभी अपन ने वहाँ लिख रहे थे द्विबार दंती, वहाँ एक शब्द और लिखना है, लेकिन वो अब बताएंगे दूसरा शब्द कैसे लिखना। कि
मानव में 2 बार दांत आते हैं। मानव में 2 बार दांत आते हैं। प्रथम दूध के दांत हैं, दूध के दांत, यानी दूसरा नाम है क्षीर दंत। दूध के दांत या क्षीर दंत कितने हैं ये? 20 टूट जाते हैं। और इसके बाद में दूसरे आते हैं स्थायी दंत। इनकी संख्या कितनी है? 32। तो पहले में 20, दूसरे के अंदर 32, तो इसमें 20 और इसमें 20, ये तो 2 बार हो गए, लेकिन 12 तो एक बार ही है। यानी इसके अंदर जो प्रीमोलार हैं, मतलब मोलार हैं, वो तो एक ही बार आ रहे हैं, बच्चों में नहीं आ रहे हैं, तो यानी एक बार ही आए। तो जो एक बार आते हैं एक बार दंती, 2 बार आते हैं द्विबार दंती। तो सामान्यतः अपन ये कहेंगे कि मानव के दंत 2 प्रकार के, 2 बार आते हैं। एक चीज़ और कि इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलार्स है, मोलार्स है, इनकी रचना भी अलग अलग प्रकार की होती है। ये तीखे काटने वाले होते हैं, ये ब्लंट होते हैं, पीसने वाले होते हैं, डाढ़ जिनको कहते हो, इसलिए इनकी रचना भी अलग अलग प्रकार की है। तो विषमदंती हो गए, समान नहीं है, अलग अलग आकार के हैं, इसलिए असमान है, तो विषमदंती हो गए। और 2 बार आते हैं तो द्विबार दंती हो गए। तो मानव के दंत किस प्रकार के हैं? देखिए, अब लिखें इसको। मानव में दांत द्विबार दंती, यानी 2 बार आते हैं, एवं विषम दंती, यानी इनकी सबकी आकृति अलग अलग है। और एक चीज़ और, मानव के दांत जबड़े की अस्थि के गर्त में फिट होते हैं, गड्ढे होते हैं, इसलिए गर्त दंती। तो मानव में दांत द्विबार दंती, विषम दंती और गर्त दंती होते हैं। 3 शब्द आगे, तीनों का अलग अलग अर्थ है। द्विबार दंती का मतलब जीवन में 2 बार दांत आना। पहले दूध के दांत आते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, उसके बाद में स्थायी दांत आते हैं, इसका मतलब 2 बार आ गए, द्विबार दंती हो गई। आकृति, आकार, प्रकार इनका अलग अलग है। इंसीजर और कैनाइन जो है चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। प्रीमोलार्स और मोलार्स जो है भोजन को चबाने, तोड़ने, पीसने के काम में आते हैं। तो प्रीमोलार्स और मोलार्स का ऊपर से जो है चपटा है, ये टीके हैं, तो आकार प्रकार अलग अलग प्रकार का है, तो समान नहीं है, यानी विषम है, तो विषम दंती। और दांत की अस्थि के अंदर गड़े हुए हैं, इसलिए गर्त दंती। गर्त का मतलब अस्थि के अंदर जो खांच है उसको गर्त कहते हैं, तो गर्त दंती। 3 प्रकार की हो गई। अब इसमें देखिए एक चीज़ और है, द्विबार दंती। लेकिन अब प्रश्न ये पूछा जाए कि ऐसे कौन से दांत हैं जो 1 बार दंती हैं? भाई मोलार्स तो 1 बार ही तो आए हैं, बच्चे में तो आए ही नहीं ना। ये केवल जो है 1 ही बार आ रहे हैं, 12 दांत। तो मोलार्स जो है 1 बार दंती हैं, केवल मोलार्स जो है 1 बार दंती हैं। अब इसमें आप लिख दीजिए चर्वणक, चर्वणक यानी मोलार्स केवल 1 बार ही आते हैं।
अतः ये एक बार दंती हैं। कितने दांत एक बार दंती हैं? 12। कौन से? मोलार्स। शिशु में नहीं आते हैं, ये किस में आते हैं? केवल वयस्क में आते हैं। और इनमें से भी 4, ये जो 12 दांत हैं इनमें से भी 4 वयस्क अवस्था में आते हैं, यानी 24-25 साल के आसपास आते हैं। इनमें से भी 4 दांत बड़ी उम्र में आते हैं, बड़ी उम्र में आते हैं। अतः इन्हें अक्कलडाड विजडम टीथ, यानी वयस्क हो गया, पूरा जवान हो गया, उस समय जो है ये जो 12 दांत आ रहे हैं उनमें से भी 4 जो है वो और भी लेट आते हैं, पूरा वयस्क होने के बाद में आते हैं। इसलिए इन 4 जो है टीथ हैं इनको अक्कलडाड के नाम से या जो है विजडम टीथ के नाम से जानते हैं।